Hello students, welcome to the channel Concept in Chemistry. I am your chemistry mentor Mintu Nundi. So आज हम एक डिफरेंट चैप्टर लेके हाजिर हुए हैं जो कि क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर है और इस चैप्टर का पार्ट 4 आज डिस्कस करेंगे बिकॉज प्रीवियस वीडियोस अपलोडेड है पार्ट 1, 2, 3 ये तीनों पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। आप लोग जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो पार्ट 1 contains the concentration terms, that is the normality, molarity, molality, mole fraction. Second part contains the concept of ideal solution. Third part contains the concept of non-ideal solution with positive and negative deviation. ये तीनों पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है, अपलोडेड है। सो आप जाके देखिए ये तीनों पार्ट, फिर ये पार्ट 4 स्टार्ट कीजिए। और एक बात यहाँ पर बताना चाहूंगा कि हम लोग वीकली बेसिस पे 3 चैप्टर हम लोग अभी जेई मेंस, एडवांस्ड एंड नीट, ये तीनों एग्जाम का टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं वीकली बेसिस पे। अभी तो 3 चैप्टर चल रहा है और हर एक वीक में एक एक पार्ट आप लोगों को मिलता रहेगा। तो वो क्या क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर जो क्लास 11 का है, ये कंटिन्यू चल रहा है, आप लोग देख सकते हो जाके। नेक्स्ट चल रहा है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये भी क्लास 11 का है, ये भी चल रहा है अभी। और आज जो शुरू करने जा रहे हैं वो है सॉल्यूशन, और ये है क्लास 12 का चैप्टर। तो ये 3 चैप्टर हम साइमल्टेनियसली हम लोग अपलोड करते जाएंगे हर वीक में एक एक पार्ट करके। आप लोग प्लीज फॉलो कीजिए और प्रीवियस वीडियोस भी देखिए जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर और सॉल्यूशन का दिया हुआ है, फिर ये पार्ट कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। तो आज सॉल्यूशन चैप्टर के पार्ट 4 में क्या क्या पढ़ेंगे वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे कि व्हाट इज वेपोराइजेशन। ये वेपोराइजेशन प्रोसेस क्या है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। तो इसको समझने के लिए मैंने यहां पर एक बीकर लिया है, ठीक है, और इस बीकर पे यहां पर मान लो कोई एक लिक्विड है और कोई सॉल्वेंट है, मान लो, ठीक है, सॉल्वेंट, और ये ऊपर का एरिया अभी तक खाली है। तो यहां पर क्या होगा, ये यहां पर सॉल्वेंट जो मॉलिक्यूल्स है वो बाल्क में भी रहेगा सॉल्यूशन के अंदर, इसको हम कहते हैं बाल्क, एज वेल एज लिक्विड सरफेस में भी रहेगा, इसको कहते हैं सरफेस, ठीक है। अब वेपोराइजेशन प्रोसेस क्या है कि ये लिक्विड, हम लोगों को पता है कि वेपोराइजेशन मींस लिक्विड टू वेपर, यही प्रोसेस को हम कहते हैं वेपोराइजेशन। बट यहाँ पर एक पॉइंट में पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि ये वेपोराइजेशन होता कहाँ से, कौन सा मॉलिक्यूल वेपोराइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, ये बल्क मॉलिक्यूल्स, बल्क सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स या सरफेस मॉलिक्यूल्स। ऑब्वियसली ये सरफेस मॉलिक्यूल्स क्या है, वेपोराइज होके वेपर स्टेट में जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या फॉर्म हो रहा है हम लोगों का, वेपर, ठीक है। अब यहां पर इनिशियली ये जैसे प्रोसेस शुरू होता गया, ये प्रोसेस बहुत फास्ट रहता है वेपोराइजेशन प्रोसेस,
मतलब लिक्विड टू, ये लिक्विड हो गया और ये वेपर हो गया। सो लिक्विड टू वेपर प्रोसेस पहले बहुत फास्ट होता था, फिर यहाँ पर और एक प्रोसेस चालू हो जाता है, उसको कहते हैं हम कॉन्डेंसेशन। इसको वेपोराइजेशन कहते हैं और उसको कहते हैं कॉन्डेंसेशन। कॉन्डेंसेशन मतलब क्या, जितना वेपर फॉर्म होगा उतना धीरे धीरे रेट ऑफ कॉन्डेंसेशन भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो इनिशियली हम ऐसे लिख सकते हैं कि इनिशियली रेट ऑफ वेपोराइजेशन हाई था एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन वेरी लो था। ठीक है, मतलब इनिशियली जब हम लिक्विड प्लेस किए बीकर में, तब रेट ऑफ वेपोराइजेशन सबसे ज्यादा था और रेट ऑफ कंडेंसेशन लो था, बिकॉज यहाँ पर दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलता रहेगा बट विथ डिफरेंट रेट। वेपोराइजेशन इनिशियली बहुत ज्यादा रहेगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कंडेंसेशन है वो कम रहेगा, बिकॉज यहाँ पर हम देखो, यहाँ पर इक्विलिब्रियम साइन दिए हुए हैं। बिकॉज लिक्विड एंड वेपर ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, जैसे लिक्विड से वेपर हो सकता है, वेपोराइजेशन प्रोसेस हो सकता है, सिमिलरली वेपर टू लिक्विड ये कंडेंसेशन प्रोसेस भी पॉसिबल है। फिर विथ टाइम क्या होगा, रेट ऑफ वेपोराइजेशन इंक्रीज होगा, सॉरी रेट ऑफ वेपोराइजेशन डिक्रीज होता जाएगा, हाई था, एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, सो ऐसा करते करते एक टाइम आएगा जब रेट ऑफ वेपोराइजेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाएगा। सो इस टाइम को कहते हैं हम इक्विलिब्रियम। मतलब क्या, जब ये लिक्विड इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, मतलब उसका जो रेट ऑफ वेपोराइजेशन है वेपर स्टेट में जाने का, और उसका जो कंडेंसेशन रेट है मतलब वेपर से लिक्विड, ये दोनों रेट इक्वल हो जाएगा, तब इक्विलिब्रियम में वो लिक्विड पहुंच जाएगा। मतलब यहां पर हम दिखा सकते हैं कि सेम लेंथ ऑफ एरो लिक्विड टू वेपर जितना फॉर्म हो रहा है, इक्विलिब्रियम मतलब क्या, लिक्विड से वेपर जितना फॉर्म हो रहा है, वेपर से लिक्विड सेम अमाउंट फॉर्म हो रहा है, एंड दैट इज एंड इसलिए क्या होता है, द रिलेटिव अमाउंट ऑफ लिक्विड एंड वेपर फिर चेंज नहीं होता, इक्विलिब्रियम में चला जाता है। मतलब क्या, वेपोराइजेशन जितना हो रहा है कंडेंसेशन भी सेम अमाउंट में हो रहा है, सेम रेट में हो रहा है। मतलब क्या, जितना वेपर फॉर्म हो रहा है सेम अमाउंट ऑफ वेपर लिक्विड में फिर से रिटर्न कर रहा है, इसलिए आफ्टर इक्विलिब्रियम वेपर का अमाउंट भी फिक्स हो जाता है और लिक्विड में अमाउंट भी फिक्स्ड हो जाता है। सो यहाँ पर प्रोसेस, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऐसे कि वेपोराइजेशन occurs from the surface of the liquid surface से होता है। सेकेंड पॉइंट कह सकते हैं कि इनिशियली rate of vaporization is high and rate of condensation is low। थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं कि विथ टाइम रेट ऑफ वेपोराइजेशन डिक्रीजेस एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन इंक्रीजेस। सो ऐसा करते करते एक टाइम आएगा जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा और उस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो हम यहां पर लिखेंगे कि बाय डूइंग सो नहीं, a time will come at which rate of vaporization becomes equals to rate of condensation and there will be no change in relative amounts of liquid and vapor phase। इस सिचुएशन पे रिलेटिव अमाउंट ऑफ लिक्विड एंड वेपर फेज का और चेंज कुछ होगा नहीं, बिकॉज जितना वेपर फॉर्म हो रहा है लिक्विड से
सेम अमाउंट ऑफ वेपर फिर से लिक्विड में कंडेंस्ड हो जा रहा है। रेट बिकॉज रेट इक्वल हो चुका है। सो दिस सिचुएशन is called equilibrium। ठीक है, सो प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन समझ में आ गया। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम आने के बाद तो यहां पर सेकंड क्वेश्चन हम रखते हैं कि व्हाट इज सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। तो यहां पर देखो कि फिर से मैं बीकर ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पर लिक्विड है, इधर लिक्विड है, इधर वेपर है और दोनों के बीच इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया है। इन दिस सिचुएशन द प्रेशर रिकॉर्डेड in vapor phase is called saturated vapor pressure। So at equilibrium हम ऐसे लिख सकते कि at equilibrium the pressure recorded at vapor phase recorded in vapor phase is called saturated vapor pressure, जिसको हम P से यहां पर डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। सैचुरेटेड इन द सेंस कि वेपर सैचुरेट हो चुका है। सैचुरेटेड का मतलब क्या है? सैचुरेटेड का मतलब क्या है? यहाँ पर सैचुरेटेड का मतलब ऐसा है कि द मैक्सिमम वेपर हैज बीन फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम, नो मोर वेपर विल बी फॉर्म्ड फर्दर। ठीक है, तो सैचुरेटेड का मतलब यही है कि लिक्विड इज सैचुरेटेड विद द वेपर, मतलब मैक्सिमम जितना वेपर प्रोड्यूस होना था ड्यू टू वेपोराइजेशन हो चुका है इक्विलिब्रियम में, अब फिर से वेपर और फॉर्म नहीं होगा, इसीलिए इसको कहते हैं सैचुरेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन मार्क देना होगा। ठीक है, व्हाट इज बॉइलिंग? ठीक है, अब बॉइलिंग क्या है, ये प्रोसेस को हमको समझना होगा। तो यहां पर सॉरी तो यहां पर देखो, ये हो गया तुम्हारा लिक्विड फेज नीचे वाला, ऊपर वाला हो गया वेपर फेज और ये दोनों इक्विलिब्रियम है, राइट। अब इसका जो प्रेशर है वो हो गया P, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। अब तो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर तक हम पढ़ चुके हैं, इसलिए ये P यहाँ पर डिनोट कर रहा है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको हीट कर रहे हैं। हीट करेंगे तो क्या होगा? अब हीट करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं कि लिक्विड टू वेपर प्रोसेस क्या है, अब इक्विलिब्रियम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जब हीट देंगे यहाँ पर लिक्विड वेपर का जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और इस हीट के चलते मोर लिक्विड विल बी कन्वर्टेड इनटू मोर वेपर।
मतलब प्रोसेस क्या हो जाएगा, यूनिडायरेक्शनल हो जाएगा, लिक्विड टू वेपर। उस सिचुएशन में कंडेंसेशन उतना काम नहीं होगा, बिकॉज रेट ऑफ लिक्विड मतलब क्या है, हम हीट दे रहे हैं तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा और वो वेपर स्टेट में जाने के लिए स्पॉन्टेनियसली वेपर स्टेट में चला जाएगा। सो मतलब क्या है कि हीट दे दिया हमने और ये हीट क्या कर रहा है, द लिक्विड टू वेपर प्रोसेस को स्टिमुलेट कर रहा है। अब मोर लिक्विड विल बी कन्वर्टेड इनटू मोर वेपर, मतलब ज्यादा वेपर फॉर्म होगा, तो ये सैचुरेटेड जो वेपर प्रेशर है P, ये इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो ये प्रेशर इंक्रीज होगा। सो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर लिख रहे हैं कि हीट दे रहे हैं, हीट देने के बजाय जो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है। मान लो इंक्रीज होकर P1 एटमॉस्फेयर प्रेशर में चला गया है। ठीक है, अब ये P1 क्या है, P1 एटमॉस्फेयर पे गया है। ठीक है, अब यहां पर एनवायरमेंटल प्रेशर हम लोग पकड़ सकते हैं कि 1 एटमॉस्फेयर, अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि 1 एटमॉस्फेयर इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब ये जो P से इंक्रीज होकर P1 आया है प्रेशर ड्यू टू हीटिंग, जब ये P1 इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, तब क्या होगा, लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। मतलब यही है बॉइलिंग का कंडीशन, कि जब वेपर प्रेशर का वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल हो जाएगा, एट दैट टाइम उस हीटिंग, ड्यू टू दैट हीटिंग लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। ठीक है, तो पिक्चुअली हम ऐसे दिखा सकते हैं कि लिक्विड ये हो गया वेपर, अब इक्विलिब्रियम देंगे नहीं बिकॉज हम यहाँ पर हीट दे रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो ये वेपर का जो वेपर प्रेशर है P1 मान लो, और बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, जब ये P1 इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल हो जाएगा, लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। अब बॉइलिंग देखेंगे कैसे, जब लिक्विड बॉयल करना शुरू करता है तब यहां से एक बबल फॉर्म होता है एकदम नीचे से लिक्विड का, जो बबल धीरे धीरे ऊपर उठ के वेपर स्टेट में जाता है। तो ये पहला बबल जब फॉर्म होगा तभी हम देख के पता लगा सकते हैं कि बॉइलिंग इसी वक्त शुरू हो गया है। अब ये जब पहला बबल उठा है तब जो जितना हीट दे रहे हैं, हीट देना मतलब टेम्परेचर देना, उसी को हम कहते हैं कि बॉइलिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या कॉन्सेप्ट है बॉइलिंग का, कि पहले प्रीवियस स्लाइड में जाते हैं, पहले क्या हुआ, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर फॉर्म हुआ, ये ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली होता है, इसके लिए कोई हीट देना नहीं पड़ता हम लोगों को। ठीक है, तो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर P फॉर्म हो गया है, राइट। अब P यहां पर आ गया है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। ठीक है, P आ गया, फिर हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो क्या होगा, लिक्विड ज्यादा वेपर में कन्वर्ट होगा। अब जितना ज्यादा वेपर कन्वर्ट होगा उसका वेपर प्रेशर, तब अब सैचुरेटेड वेपर प्रेशर से प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो मान लो कि P से इंक्रीज होकर P1 हो गया। अब जब ये P1 प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल हो जाएगा, तब लिक्विड क्या होगा, बॉइलिंग शुरू करेगा, मतलब लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। अब ये हम आंखों देख के कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लिक्विड बॉइलिंग स्टार्ट किया है कि नहीं। कैसे देखेंगे कि एट दैट टाइम जब ये P1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल हो रहा था, जब इक्वल हो रहा था तब बॉइलिंग स्टार्ट हुआ, मतलब यहां पर जो एक लिक्विड मॉलिक्यूल है वो यहीं पर वेपर फॉर्म हो जाता है। अब यहीं पर गैस में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, बबल का तरह दिखने में होगा। अब ये बबल जब
फर्स्ट बबल जो फॉर्म होता है वो ऊपर जाके वेपर फेज में चला जाता है। तो ये जो फर्स्ट बबल फॉर्म हुआ कब हुआ? बिकॉज जब वेपर प्रेशर उसका P1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल हो रहा था। जब ये P1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल हो रहा था तभी ये फर्स्ट बबल फॉर्म हुआ। अब ये फर्स्ट बबल जब फॉर्म हुआ तब यहाँ पर हम थर्मोमीटर देख के लगा थर्मोमीटर से हम यहाँ पर एक थर्मोमीटर लगा के रखेंगे। अब थर्मोमीटर के रीडिंग से हमको पता चल जाएगी कौन से टेम्परेचर में ये फर्स्ट बबल फॉर्म हुआ है या कौन से टेम्परेचर में ये वेपर प्रेशर का वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल हो गया है। उसी टेम्परेचर को हम नोट डाउन करेंगे और उसी टेम्परेचर को कहेंगे हम बॉइलिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो ये TB है बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। राइट, तो यहीं से हम लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया कि वेपोराइजेशन क्या है और बॉइलिंग क्या है। पहले वेपोराइजेशन होता है, बाद में बॉइलिंग आता है। वेपोराइजेशन का ऐसा सच कोई कंडीशन है नहीं। वेपोराइजेशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वो ऑटोमेटिकली होता है। अब होते होते मतलब वेपोराइजेशन भी होता है, कंडेंसेशन भी होता है। दोनों होते होते जब दोनों का रेट इक्वल हो जाएगा तभी इक्विलिब्रियम सेटअप होगा, और एट इक्विलिब्रियम जो वेपर का प्रेशर आता है उसी को कहते हैं हम सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। अब हम बाहर से एक्स्ट्रा करके हीट दे रहे सॉल्यूशन को, लिक्विड को। हीट देने से क्या होगा? अब इसका जो इक्विलिब्रियम था वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब मोर लिक्विड विल बी कन्वर्टेड इनटू मोर वेपर, ज्यादा वेपर फॉर्म होगा। अब ज्यादा वेपर मतलब उसका प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। जितना उसका सैचुरेटेड वेपर प्रेशर था P, उससे वो इंक्रीज करता जाएगा। मान लो P1 हो गया, वो P1 जब बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल हो जाएगा, दैट इज हम पकड़ते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, और उससे अगर इक्वल हो जाएगा तब हम कहेंगे कि बॉइलिंग स्टार्ट हुआ है। अब बॉइलिंग स्टार्ट हमको कैसे पता चलेगा कि जो अंदर का वेपर प्रेशर है वो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल हो गया? हम तो प्रेशर माप नहीं रहे, यहाँ पर मेजर तो कर नहीं रहे, तो हमको देख के कैसे पता चलेगा? कि हम ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब ये दोनों प्रेशर इक्वल हो जाएगा P1 एंड 1 एटमॉस्फेयर, तब क्या होगा? लिक्विड मॉलिक्यूल का एकदम नीचे से एक पहला बबल, फर्स्ट बबल फॉर्म होगा। ठीक है, ये फर्स्ट बबल जिस टेम्परेचर में फॉर्म होगा वो टेम्परेचर हम नोट डाउन कर सकेंगे यूजिंग थर्मोमीटर। ठीक है, तो वो टेम्परेचर को हम नोट डाउन करके जो टेम्परेचर हम लोगों को मिला एट दैट टाइम, इसी को कहेंगे बॉइलिंग टेम्परेचर, बिकॉज इसी टेम्परेचर में वो लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट किया है। अब जब तक बॉइलिंग होगा तब तक इसका वेपर प्रेशर, ये जो P1 आया है 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल, ये भी फिक्स्ड रहेगा और इसका टेम्परेचर दैट इज TB भी फिक्स रहेगा। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले तो बॉइलिंग स्टार्ट हुआ, अब ड्यूरिंग द प्रोसेस of boiling the pressure that is the P1, यहां पर हम जो पकड़े थे, and temperature will be constant। जब तक बॉइलिंग चलेगा तब तक ये कांस्टेंट होगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर ये बॉइलिंग प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, ये चेंज कब होगा? जब बॉइलिंग खत्म हो जाएगा, मतलब पूरा लिक्विड पूरा वेपर में जब फॉर्म हो जाएगा तब ये फिर जाके प्रेशर चेंज होगा और टेम्परेचर भी चेंज होगा। तो हम लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ वेपोराइजेशन भी पता चला यहाँ से, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बॉइलिंग भी पता चला। ये क्यों पढ़ाया गया यहाँ पर? बिकॉज ये हम लोगों का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज समझने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं या टॉपिक में आते हैं। इतना टाइम से हम क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम आते हैं। रिलेशन ऑफ वेपर प्रेशर P
विथ टेम्परेचर T। वेपर प्रेशर के साथ टेम्परेचर का रिलेशन क्या है? बिकॉज ये क्यों मैंने ये टॉपिक ये सिलेक्ट किया, बिकॉज यहाँ पर देखो मैंने बोला कि जब तक तुम हीट करते रहोगे, हीट जब तक करते रहोगे ये प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। वेपर प्रेशर जो सैचुरेटेड था P वो इंक्रीज होकर P1 जाएगा। कैसे पता चला भाई? इसका थियोरिटिकल कुछ बैकग्राउंड है कि नहीं? ऑब्वियसली इसका एक थियोरिटिकल बैकग्राउंड है। हम थियोरिटिकल फार्मूला से भी समझ सकते हैं कि हीटिंग के दौरान हम लोगों का प्रेशर इंक्रीज होता है, वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। हीटिंग मतलब क्या? टेम्परेचर इंक्रीज करना। सो हम लोग अगर वेपर प्रेशर के साथ टेम्परेचर का रिलेशन निकाल लेंगे और हम लोगों को वेपर प्रेशर के साथ टेम्परेचर अगर रिलेशन हम लोगों के पास है, तो हम ये जो यहाँ पर क्वालिटेटिव वे से और कॉन्सेप्चुअल वे से हम लोग यहाँ पर जो समझे वो हम मैथमेटिकली समझ पाएंगे। तो वही हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर कैसे रिलेटेड है। और ये जो रिलेशन में जो इक्वेशन मिलता है हम लोगों को, इसको हम कहते हैं क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। ठीक है, ये दिखने में कैसा है वो दिखाता हूँ। क्या कहा इसको? क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। इक्वेशन क्या है कि ln P, दैट इज द P इज द वेपर प्रेशर, वहां पर P1 लिखने के बजाय हम इन जनरल P लिख रहे हैं। ठीक है, इन जनरल P यूज कर रहे हैं, P1 नहीं यूज कर रहे हैं। इक्वल्स टू होगा माइनस डेल्टा H V बार बाई RT प्लस एक कांस्टेंट आता है, ए को कहते हैं हम कांस्टेंट, और यहां पर डेल्टा H भी इट इज कॉल्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मोलर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, अब ये देखो, ये इक्वेशन से हम लोगों को पता चल रहा है। कैसे पता चल रहा है? तो इस इक्वेशन से हम लोगों को इजीली पता चल रहा है कि अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली प्रेशर भी इंक्रीज होगा। देखो, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डेल्टा H बाई RT डिक्रीज होगा, सामने नेगेटिव है, सो ओवरऑल इंक्रीज होगा। अब यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि मोलर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। व्हाई? बिकॉज वेपोराइजेशन के लिए ऑलवेज हीट जरूरत पड़ता है, सो ये एंडोथर्मिक होगा, दैट इज व्हाई डेल्टा H भी इक्वल्स टू पॉजिटिव। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हम लोगों को वो क्वालिटेटिव और फिजिकली जो हम कॉन्सेप्चुअली समझ रहे थे वो ये मैथमेटिकली हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे, मतलब जितना हीट दोगे तो उसका वेपर प्रेशर उतना इंक्रीज होगा। होते होते जब ये एनवायरमेंटल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल हो जाएगा तब जाके बॉइलिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, अब ये जो क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है इसका बहुत सारा फॉर्म भी है, और दो फॉर्म है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स क्या क्या है? ठीक है, सो फर्स्ट फॉर्म नंबर ए, इसको हम कहेंगे डिफरेंशियल फॉर्म। ऐसे क्वेश्चन में लेकिन दिया नहीं जाएगा कभी भी कि डिफरेंशियल फॉर्म लिखो, सिंपली दिया जाएगा कि क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या है, तो वो भी बता दूंगा लास्ट में कि कौन सा
अगर सिंपली क्लॉसियस क्लिपरन इक्वेशन पूछा गया तो कौन सा इक्वेशन हम लोगों को सिलेक्ट करना है या लिखना है। सो डिफरेंशियल फॉर्म क्या है, सिंपली इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर क्या मिल जाएगा हम लोगों को, d ln p बाई डी टी हो जाएगा इक्वल्स टू डेल्टा एच भी बार बाई आर, ये तो कांस्टेंट हो गया, तो 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, सामने नेगेटिव है, सो हो गया ओवरऑल पॉजिटिव डेल्टा एच वी बार बाई आर टी स्क्वायर। सो दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ क्लॉसियस क्लिपरन इक्वेशन। ठीक है, थर्ड फॉर्म देखते हैं कि क्या होगा, उसको कहते हैं हम इंटीग्रेटेड फॉर्म। सो बी में जाते हैं, उसको कहते हैं हम इंटीग्रेटेड फॉर्म, और अगर क्वेश्चन दिया जाएगा तो हमको यही लिखना है इंटीग्रेटेड फॉर्म। इंटीग्रेटेड फॉर्म क्या है, हम इक्वेशन 2 से लाएंगे, यूजिंग इक्वेशन 2 वी कैन राइट डी एल एन पी इक्वल्स टू डेल्टा एच वी बाई आर डी टी बाई टी स्क्वायर। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स कर लिए हमने, यहाँ पर नीचे डी टी था वो राइट हैंड साइड में लेके गए और राइट हैंड साइड में ऑलरेडी 1 बाई टी स्क्वायर था, तो डी टी बाई टी स्क्वायर अलग से रख दिए और डेल्टा भी एच भी बार बाई आर को अलग से रख दिए बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट। सो इंटीग्रेशन जब करेंगे हम ऐसे करके बोथ साइड, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर रह जाएगा डेल्टा एच वी बाई आर, ये इंटीग्रेशन के बाहर रह जाएगा डेल्टा एच वी बाई आर, ठीक है, बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करेंगे विद इन लिमिट। ठीक है, तो जब मान लो कि यहाँ पर टेम्परेचर जब T1 है तो वेपर प्रेशर हो जाएगा P1, जब टेम्परेचर T2 है तब वेपर प्रेशर हो जाएगा P2। डी एल एन पी का इंटीग्रेशन हम लोगों को पता है 1 बाई डी एल एन पी का क्या होता है, एल एन पी होगा, जैसे डी एक्स का होता है एक्स, जैसे सिमिलरली डी एल एन पी का एल एन पी होगा। सो एल एन पी, और लिमिट हम बाद में बढ़ाएंगे कि ये हो गया P1, ये हो गया P2 इक्वल्स टू 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा माइनस 1 बाई टी। सो माइनस हम बाहर लेके आ गए इंटीग्रेशन के, और 1 बाई टी इसको अंदर रख दिए और यहाँ पर लिमिट पुट कर देंगे कि T1 टू T2। ठीक है, अब लिमिट पुट करो इसको, तो ये हो गया ln P2 माइनस ln P1 इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस डेल्टा एच वी बार बाई आर 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ln P2 बाई P1, बिकॉज हम लोगों को पता है ln A माइनस ln B इक्वल्स टू होता है ln A बाई B, इक्वल्स टू माइनस को अंदर डाल देंगे, ये तो ये दिखने में होगा डेल्टा एच वी बार बाई आर 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2 तब लिखेंगे बिकॉज नेगेटिव अंदर दे दिए। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ln P2 बाई P1 इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा एच वी बाई आर T2 माइनस T1 बाई T1 T2। So that is the integrated form of Clausius-Clapeyron equation. So this is the form number 3. तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इम्पोर्टेंट क्यों है, बिकॉज इसका एप्लीकेशन क्या है वो देख लेते हैं। एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन ऐसे हम कर सकते हैं कि अगर T1 P1 T2 P2, मतलब T1 टेम्परेचर में वेपर प्रेशर P1, T2 टेम्परेचर में वेपर प्रेशर P2, ये चारों डेटा अगर गिवन है, so using equation 3 we can determine the latent heat of vaporization for a particular vaporization process, इसको हम निकाल पाएंगे।
ठीक है, इजीली निकाल पाएंगे इक्वेशन नंबर 3 से। पॉइंट नंबर 2 है, अगर मान लो T1 टेम्परेचर में वेपर प्रेशर दिया हुआ है और T2 भी दिया हुआ है, ये 3 डेटा दिया हुआ है और एक डेटा लिख देते हैं यहाँ पर डेल्टा एच भी। ये 4 डेटा गिवन है, ये 4 डेटा यूज करके यूजिंग इक्वेशन 3 यू कैन डिटरमाइन द P2। मतलब T1 टेम्परेचर में वेपर प्रेशर पता है, T2 टेम्परेचर में हम वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 3 प्रोवाइडेड वी नो द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मोलर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये 2 एप्लीकेशन है, इसलिए ये फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक पॉइंट हम बताना चाहेंगे यहाँ पर कि ये जो क्लॉसियस-क्लिपैयरन इक्वेशन हमने यहाँ पर लिखा है, क्लॉसियस-क्लिपैयरन इक्वेशन, इसको सिंपली कभी कभी क्लॉसियस इक्वेशन भी कहा जाता है, क्लॉसियस इक्वेशन। ठीक है, दोनों नाम से जाना जाता है। एक्चुअली पहले क्लिपैयरन इक्वेशन आया था, फिर लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम के लिए क्लॉसियस ने उसको मॉडिफाई किया था, सम अप्रोक्सीमेशन पकड़ के ये मॉडिफाई किया था। ये मॉडिफिकेशन के चलते ये दोनों का नाम रह गया क्लॉसियस-क्लिपैयरन इक्वेशन। अगर क्लिपैयरन को हम नहीं पकड़ेंगे तो सिंपली क्लॉसियस इक्वेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट से हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू करेंगे, और ये जो हैंड रिटन नोट अभी आप देख रहे हो, इसको हम इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, और प्रीवियस सॉल्यूशन पार्ट के सॉल्यूशन चैप्टर के प्रीवियस जो पार्ट्स है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक डाल दूंगा, तो वहां से आप लोग इजीली निकाल सकोगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।